हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए, बहुत दिनों के बाद आज हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक गतिकी का वीडियो नंबर 8 का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। आप सभी चैटिंग बंद कीजिए, कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थोड़ा सा लेट हो गया है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम वीडियो बनाने के लिए जाते हैं कभी लाइट कट जाती है, कुछ से कुछ प्रॉब्लम आता है। जैसे अभी देखिए, अभी वीडियो बनाने के लिए क्या लाइट चली गई, तो हम अब इसी में बनाएंगे और हम रुकेंगे नहीं वीडियो को। लाइट कटे जा रहे, आइए थोड़ा सा आपको भी इंटरेस्ट करना होगा। चलिए, वीडियो नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 है केमिकल काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो पड़े। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक है। जेईई मेंस और आपको नीट में यहाँ से क्वेश्चन टच करता ही है, गारंटी है। ध्यान से देखिए। और हम आपको जो नोट्स दे रहे हैं, 4-5 बड़े कोचिंग जो कोटा में चलते हैं, उसके नोट्स को कंबाइन करके दे रहे हैं। ध्यान से पढ़िए। आइए, हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो नंबर 7 में यहाँ पर हमने लिख दिया है। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। ये ए है, बी है और ये क्या है, प्रोडक्ट है सी। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये अभिकर्मक है, ये प्रतिफल है। इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन हम लिए थे, ए का कितना माने थे, ए नॉट, बी का कितना माने थे, बी नॉट, सी क्या है, जीरो है। मोलर कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मोलर कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद मोलर सांद्रता ए का कितना माने थे, ए टी, और बी का क्या माने थे, बी टी। देखिए, टी समय के बाद यह इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मोल पर लीटर, इसका मोलर कंसंट्रेशन। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। तो जब 1 है, यहाँ ए को x है, तो बी नॉट में से क्या होगा, ए को x कटेगा, और ए नॉट में से क्या होगा, ए को x कटेगा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से देखिए, इस x का मान हम निकाल चुके हैं जीरो रिएक्शन के लिए। क्या निकाले थे, देखिए x का वैल्यू निकला गया था kT। यहाँ पर भी x का मान हम क्या रख सकते हैं, वो ये kT, यानी अब BT का मान दे देगा। यह ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर x का मान रखेंगे kT, यह हो जाएगा AT का मान हो जाएगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और भाई, ये हाफ लाइफ टाइम T हाफ या T.5 इसका एक्सप्रेशन निकाल लिए थे, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। A नॉट अपॉन 2K, B नॉट अपॉन 2K, यह A के रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट A के रेस्पेक्ट में है, यहाँ A नॉट है। ये रिएक्टेंट B के रेस्पेक्ट में है, और यह क्या है, वो ये B नॉट बाई 2K है। ये क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से टच करेगा, थोड़ा सा माइंड को साफ करना होगा। लाइफ टाइम निकाले थे एक्सप्रेशन, TLT इक्वल टू A नॉट अपॉन K और B नॉट अपॉन K। यह K क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। K क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, दर स्थिरांक है। लेकिन यह क्या है, अभिकर्मक A के सापेक्ष है, अभिकर्मक A के सापेक्ष है वेलोसिटी कांस्टेंट। और ये क्या क्या है, ये क्या है, अभिकर्मक B के सापेक्ष है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको दो तरह के वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेंगे। एक होगा अभिकर्मक के सापेक्ष, एक होगा रिएक्शन के सापेक्ष। जो हमारा रिएक्शन होगा उसके लिए भी हम देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। जैसे अब यहाँ पर आइए डिस्कस कर लें कि रिएक्टेंट क्या होता है, एक्सम1 होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, रिएक्टेंट का वेग स्थिरांक। हिंदी में क्या कहेंगे, यह अभिकर्मक का वेग स्थिरांक है। यहाँ पर KREACT लिखा जाएगा, अभिकर्मक का वेग स्थिरांक। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। फिर देखिए K रिएक्शन, अब यहाँ देखिए K रिएक्शन हो गया, K रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या है, यह वेग स्थिरांक है। दोनों में एक संबंध होता है। देखिए कैसे, यही संबंध होता है। यहां पर लिखेंगे, इसको याद रखना है। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का वेलोसिटी कांस्टेंट के रिएक्टेंट, ऐसा होता। यह होता क्या है, यह होता है स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट
into velocity constant of chemical reaction। ये देखिए, इसको समझने वाली बात है। यानी यह हो जाएगा के रिएक्शन, सोचने वाली बात है। यानी के रिएक्टेंट क्या होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर ले लेते हैं, या क्या लेते हैं बोलिए, स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू के रिएक्शन, इसको समझना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं 2a + 3b और ये देता है c। अगर हमको निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट ऑफ ए क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में के रिएक्टेंट क्या होगा, तो देखिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 ले लेंगे, और इस केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट ले लेते हैं RA। ये देखिए इस केमिकल रिएक्शन का वेलोसिटी कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी के रिएक्टेंट बराबर 2 × K। ये क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, और यह भी वेग स्थिरांक, यह अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और यह भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, लेकिन यह अभिकर्मक के सापेक्ष है, एक के सापेक्ष है, और ये होल रिएक्शन के सापेक्ष है, यानी के रिएक्शन। इसको समझने वाली बात है, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा के रिएक्टेंट बराबर के रिएक्शन, और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इस रिएक्शन में ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, इसीलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम बात करें बी के रेस्पेक्ट में, तो देखिए बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, के रिएक्टेंट ले लेते हैं, के रिएक्टेंट ऑफ बी, ये क्या होंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 × के रिएक्शन ले लेंगे। सिंपली कह सकते हैं बी के रेस्पेक्ट में के रिएक्टेंट बराबर 3 के रिएक्शन। ये समझने वाली बात है, यह समझने वाली बात है। फिर से समझिए, हम वेलोसिटी कांस्टेंट अभिकर्मक के सापेक्ष निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी कांस्टेंट पूरे रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। तो दोनों में रिलेशन होता है, वो रिलेशन यहाँ पर ध्यान से देखिए। यह हम मान लेते हैं के रिएक्टेंट, के जैसे लिखेंगे RECT रिएक्टेंट अभिकर्मक, यानी यह क्या है, वेग स्थिरांक है, किसके सापेक्ष बोलिए, रिएक्टेंट के सापेक्ष, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। के रिएक्शन है वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यह हम मान लिए। इसका सिंबल ऐसा होगा, इसका सिंबल ऐसा होगा, दोनों में संबंध इसको याद रखना पड़ता है। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी के रिएक्टेंट क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का अभिकर्मक का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेंगे और पूरे रिएक्शन के वेग स्थिरांक से गुणा कर देंगे। पूरे रिएक्शन का जो हम के निकालते हैं उससे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी के रिएक्टेंट क्या होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन SCR, की रिएक्टेंट क्या होगा, SCR × के रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2a + 3b क्या दे रहा है, C दे रहा है, तो के रिएक्टेंट ऑफ ए का के रिएक्टेंट क्या होगा, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 ले लेंगे, के रिएक्शन से गुणा कर देंगे। के रिएक्शन मालूम है, के रिएक्टेंट निकालना है, 2 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, या के रिएक्टेंट बराबर 2 के रिएक्शन हो जाएगा, किसके लिए है,
या ए के लिए है। अगर बी के लिए बात करें, अगर रिएक्टेंट यहाँ पर अभिकर्मक बी है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। ध्यान देखिए के रिएक्टेंट क्या होगा? के रिएक्टेंट ऑफ बी बराबर 3 × के रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। के रिएक्टेंट बराबर 3 के रिएक्शन। और जब यह बदल रहा है तो सेम टू सेम अब यह भी बदलेगा, यह भी बदलेगा। ये देख लीजिए, यह देखिए ए नॉट क्या है? ए का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर के जो लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या लिया जाएगा? ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट लिया जाएगा। ये देखिए बी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर के क्या है? अभिकर्मक बी के सापेक्ष क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये वैल्यू अब चेंज होंगे उसके अनुसार। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सीखना पड़ेगा। यहाँ अच्छा से सीखिए। चलिए यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ से आइए। अब ये दोनों वैल्यू चेंज होंगे और ये न्यूमेरिकल में पूरा हेल्प करता है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करते हैं, लेकिन जल्द ही ऑर्गेनिक शुरू करने वाले हैं। ऑर्गेनिक का हमारा वीडियो बनने वाला है, जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो आएगा जल्दी। पहले इसको नोट कीजिए। अब हम ये दोनों वैल्यू चेंज करते हैं, देखिए कैसे। अब ये चेंज हो जाएंगे यहाँ। अब यहां आइए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए के लिए अब हम बात करते हैं। टी हाफ यहां मान लेते हैं ए रिएक्शन या क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यह अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के रिएक्टेंट मान लेते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। या हम ए के रेस्पेक्ट में मान लिए, ए के रेस्पेक्ट में माने हुए हैं। और फिर हम मान लेते हैं बी पर भी के डैश रिएक्टेंट ले लेते हैं। यह देखिए क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, पूरा लिख दीजिए, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब देखिए हम डैश में लिए हैं, हम लिखेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में के डैश मान लिया। और भाई अब ये आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए ध्यान से। टी हाफ ए नॉट बाई 2। अब यहां पर जो के लीजिएगा वह क्या होगा? के रिएक्टेंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये नहीं होगा, क्या होगा? के रिएक्टेंट। आगे बढ़िए, बी नॉट, फिर यहां 2 और के क्या हो जाएंगे बोलिए? के डैश रिएक्टेंट। ये देखिए, यह बी के सापेक्ष वेलोसिटी कांस्टेंट है, यह ए के सापेक्ष वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो रियल में आपका टी हाफ यह होगा। इसी के लिए अगर हम बात करें, अगर हम कोई रिएक्शन की बात करें, जैसे अभी एक रिएक्शन देखे थे, आइए इसको अगर मिटा दें, क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको मिटाना चाहते हैं। यहां पर आ जाइए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इस पर देख लीजिए,
2a प्लस 3b दे रहा है सी। अब हमको यहाँ पर निकालना है a के रेस्पेक्ट में। इसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और क्रिया का दर हम के मान लेते हैं। तो बोलिए के रिएक्टेंट या किसके लिए है, ए के लिए है, यहां पर दिखाया गया है। तो स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट कितना है 2, और रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है के, यहां से के से गुणा हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 2 के। सेम उसी तरह अगर हम बात करें बी के रेस्पेक्ट में, तो बोलिए के डैश रिएक्टेंट, यानी बी के लिए बात कर रहे हैं, तो स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट क्या है 3 ले लेंगे, और के इसका वेलोसिटी कांस्टेंट के से गुणा करना होगा। अब ये वैल्यू आ गया तो वहां पे चेंज होंगे, देखिए कैसे चेंज होते हैं। अब इसके लिए हम निकालने जा रहे हैं टी हाफ, यूर रिएक्शन है टी हाफ A नॉट अपॉन 2k रिएक्टेंट। तो 2k रिएक्टेंट का वैल्यू कितना है, A नॉट अपॉन 2k हो जाएगा A नॉट अपॉन 4k, यानी इस रिएक्शन के लिए T हाफ का मान A के रेस्पेक्ट में अभिकर्मक A के सापेक्ष कितना हो जाएगा, A नॉट बाई 4k। सेम उसी तरह T हाफ अगर हम B के रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं, तो B नॉट बाई क्या होंगे 2k डैश रिएक्टेंट, और 2k डैश का वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, B नॉट बाई 2 तो है ही 3k हो जाएगा, और ये हो जाएगा B नॉट बाई 6k। ये देखिए ये मार्केबल पॉइंट है। जब हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा। यह अभिक्रिया का वेलोसिटी कांस्टेंट है, यह भी यह क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन अभिकर्मक A के सापेक्ष यह भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन यह अभिकर्मक B के सापेक्ष। आया बात समझ में? इन दोनों में जो संबंध होता है आपको पहले ही बताया गया है, ये इसके पहले बता दिए हैं। ये स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट से क्या करते हैं, बोलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोचने वाली बात है, क्वेश्चन जब पूछेगा जैसा वैसा हम जवाब देंगे। ये आपका हाफ लाइफ की बात हुई, जल्दी नोट कीजिए। अब आता है सेकेंड लाइफ टाइम, यही को बात करते हैं लाइफ टाइम। जा रहे इसको हाफ लाइफ टाइम, यहाँ से ये इसमें डालेंगे हेडिंग। हम दोनों का दिखा दिए हैं, या A के रेस्पेक्ट में है और यहाँ B के रेस्पेक्ट में। तो रियल में यह होगा जहाँ K के लिखा गया था, वह K क्या था, वह अभिक्रिया A के सापेक्ष था। यहाँ पर K क्या था, वह अभिक्रिया अभिकर्मक B के सापेक्ष था। यह क्या था, अभिकर्मक A के सापेक्ष था वेग स्थिरांक। यह क्या था, अभिकर्मक B के सापेक्ष था वेग स्थिरांक। इस तरह बनेगा। अब यहां पर जो किया गया, ये क्या है, ये के रिएक्शन है। क्या है बोलिए, के रिएक्शन। यह क्या है, के रिएक्शन है। रिएक्शन का है, हम पहले ही मान लिए। यहां पर देखिए, इसी को हम कहते हैं के रिएक्शन, या इसको मान लेते हैं के। तो के रिएक्शन हो गया, के रिएक्शन हो गया। इसी को बदल देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा A नॉट बाई 4k, और ये आ जाएगा B नॉट बाई 6k, जो हम पहले ही मान लिए। तो रिएक्टेंट के रेट और रिएक्शन के रेट में संबंध होता है स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट का। देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर लाइफ टाइम की बात करते हैं। देखिए यानी आपका यहाँ पर टी हाफ क्या हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। टी हाफ क्या हो जाएंगे, A नॉट अपॉन 2k रिएक्टेंट, 2k रिएक्टेंट। यह A नॉट है, A का रिएक्टेंट हो जाएगा, B नॉट होगा, यह B का, K रिएक्टेंट ऑफ A। अब दूसरा देखिए B नॉट 2k रिएक्टेंट ऑफ B। ये देखिए, ये किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में। यह क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यानी T हाफ हो जाएंगे A नॉट बाई 2k रिएक्टेंट, ये रियल हो गया। या इसी को आप बदल सकते हैं B नॉट बाई 2k रिएक्टेंट,
ये हाफ लाइफ की बात हुई। अब हम बात करते हैं, बोलिए, लाइफ टाइम पर। चलिए इसको नोट कीजिए, इसी पर आएंगे फिर से हम। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, जिसको आप शॉर्ट में सिंबल में कहते हैं TLT। तो चलिए TLT पर बात कर लेते हैं। TLT क्या निकला था? A नॉट बाई K या B नॉट बाई K। यह K क्या है? यह K क्या था, बोलिए? यह K क्या था? A नॉट बाई K, रिएक्टेंट ऑफ A। और यहां पर K क्या था? K, रिएक्टेंट ऑफ B। B के सापेक्ष वेग स्थिरांक, A के सापेक्ष वेग स्थिरांक। रियल में यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। हम इसको कन्वर्ट करते हैं रिएक्शन के अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर। रियल में यही होता है। अब आइए इसमें सवाल कर रहे हैं, हम यही ले लेते हैं, इसी पर देख लेते हैं। इसके लिए आप LT कितना निकालेंगे? सारी बातें वही हो गई। अब यहां पर देखिए चेंज होगा। ये देखिए 2K है या 3K है। K रिएक्टेंट लिया गया है, बोलिए। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है? K। हम A के रेस्पेक्ट में लिए हैं, यह हो जाएगा K रिएक्टेंट बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। K डैश हो गया B के लिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप बदलेंगे सीधे TLT, ये केवल 2 हट जाएगा, केवल यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए TLT, यहाँ पे 2 नहीं होगा। इसके अनुसार देखिए K रिएक्टेंट ऑफ A, K डैश B के लिए हो गया, K हो गया A के लिए। यहाँ 2K आ जाएंगे सीधे, यह हाफ हो जाएंगे। और ये हो जाएगा आपका A नॉट बाई 2K रिएक्शन। यहाँ पर भी 2 साफ हो जाएंगे क्योंकि नीचे हाफ नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बोलिए? 3 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बोलिए? 3 हो जाएंगे। दोनों में आधा का ये रिएक्शन हो जाएगा। तो नोट कीजिए यहाँ से 1 नंबर, फिर यहाँ पर आएंगे 2 नंबर और ये क्वेश्चन बन जाएगा। न्यूमेरिकल यहाँ बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका हाफ लाइफ टाइम और लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर K रिएक्शन और K रिएक्टेंट पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। उतारिए, पहले यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ। अब यहां आ जाता है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड लाइफ टाइम, यानी TLT। और हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, बोलिए? T हाफ। दोनों के बीच संबंध क्या कहता है? जीवन काल और अर्ध जीवन काल में संबंध। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए चल रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चल रहा है। तो आइए, अभी आप देखे थे, चूंकि T हाफ का आप इक्वेशन निकाल चुके हैं, A नॉट अपॉन 2K। रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं, या आप सिंपली आप इसको ऐसे ही लिखिएगा 2K। लेकिन माइंड में सेटअप होना चाहिए, यहाँ पर अभिकर्मक A का मोलर कंसंट्रेशन लिए हैं, तो ये K क्या होगा? A के सापेक्ष ही वेग स्थिरांक होगा, A के सापेक्ष ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। आइए देखिए TLT पर बात करें, ये क्या हो जाएंगे? A नॉट K रिएक्टेंट, या इसी को कह सकते हैं A नॉट बाई K। यह निकाल चुके हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं,
देखिए क्या मिलेंगे। टी एल टी अपॉन टी हाफ। ये देखिए ए नॉट अपॉन के और ये है ए नॉट अपॉन 2k, ये सब कैंसल हो जाएंगे और ये चल जाएगा ऊपर एल टी, टी एल टी ऊपर हो गया टी एल टी बराबर क्या हो जाएंगे 2t हाफ। यानी लाइफ टाइम दुगुना होता है हाफ लाइफ टाइम। ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब है अगर ये ए नॉट है और यहाँ पर ए टी क्या हो गया 0, ये आधा का है, तो पूरा टाइम क्या होंगे टी एल टी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइम हो गया, और एक हो जाएगा टी हाफ यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से हो गया टी हाफ। यानी पहले के 50% और बाद के 50% डिसोसिएट होने में और क्रिया को पूरा होने में बराबर का समय लगता है। ये देखिए बराबर का समय लगता है। पहले 50% डिसोसिएट होने में अगर 5 सेकंड लगा हुआ है तो बाद के 50% डिसोसिएट होने में 5 सेकंड लगते हैं। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आ जाता है। जैसे कहा जाए एक एग्जाम्पल से, if 10 minutes time taken to first 10% molar concentration to dissociate first 10% molar concentration then what will be time to complete last 10% molar कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछेगा। शुरू के 50% में उतना ही समय लगता है जितना कि 50% बाद वाले में। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 मिनट लग रहा है, शुरू के 10 सेकंड में शुरू क्या लेंगे, कैसे कैसे हुआ देख लीजिए। इसको फिर से 1 नंबर में ये उतार लेंगे, 2 नंबर में ये आ जाएगा, संबंध हो गया, ये संबंध हो गया, 3 नंबर में यहाँ आ जाएंगे, हमने पुट किया। ये बहुत अच्छी बात है। शुरू के 50% डिसोसिएट होने में, रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उतना ही समय बाद के 50% कंप्लीट होने में लगता है। यानी कि दोनों का समय बराबर है। यह कहता है यदि अपक्रिया का पहला 10% पहले 10% कंप्लीट होने में 10 सेकंड लगता है, शुरू के 10% कंप्लीट होने में 10 सेकंड लगता है, तो अंतिम के 10% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम लगेगा। शुरू में 10% कितना 10 सेकंड लग रहा है, तो बाद में कितना लगेगा? वो ये 10 मिनट भी लगेगा। इसके अनुसार देख लीजिए कैसे उतारिए, इसको सेम समय लग जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जी ऑर्डर के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत लगते हैं, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? शुरू के 10% यहाँ पर देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10% कितना समय लगा? बोलिए 10 मिनट लगा। 10 मिनट का समय लगता है। तो कहता है फिर अंतिम के 10% मोलर कॉन्सेंट्रेशन अंतिम कितना लिया गया? 10%। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? तो देखिए 10% को लगने में 10 मिनट, 10% ये भी 10% है, दोनों सेम है, ये भी कितना लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 मिनट से ही आंसर हो जाएगा। यानी जीरो ऑर्डर में शुरू में जितना परसेंट डिसोसिएट होता है, जितना समय लगता है उतना ही बाद को भी डिसोसिएट होने में लगेगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए,
अगर कहा जाए 1 2 3 4 5, सपोज कीजिए ये 5%, ये भी 5%, ये भी 5%, ये 5%, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। यहां लग गया मान लीजिए 25 मिनट, तो ये T2 पर कितना लगेगा, T3 पर कितना लगेगा और T4 पर कितना लगेगा, बिल्कुल सब सेम लगेगा। ये भी कितना होगा 25 मिनट, यह भी कितना होगा 25 मिनट और यह भी कितना होगा 25 मिनट। यही तो यह क्लियर कर रहा है कि शुरू के आधा डिसोसिएट होने में, आधा क्रिया को पूरा होने में जितना समय लगता है टी हाफ, उतना ही बाद वाले को भी डिसोसिएट होने में समय लगता है। इसलिए अगर ये सेम है तो समय भी क्या होंगे, बोलिए सेम होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया यहाँ से जेईई मेंस और नीट में, तो ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद इसको उतारिए। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं, वह होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आइए, लाइट कटी हुई है, पसीना हो रहा है, फिर भी हम बना रहे हैं और नहीं छोड़ने वाले हैं, जैसे होगा वैसे बनाएंगे। बहुत डिस्टर्बेंस आ गई है, आइए इसको मिटा दें। बस बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर टॉपिक क्लियर होंगे और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। एक पॉइंट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपघटन की डिग्री कह सकते हैं। चलिए इंग्लिश में याद करने का प्रयास करें। यह होता क्या है कि रेशियो है, जैसे आप देखे थे A प्लस B क्या देता है C। यह था A नॉट इनिशियल स्टेट में और ये था इसका कॉन्सेंट्रेशन B नॉट, यह 0 था। आफ्टर टाइम T यह हो गया AT और ये हो गया आफ्टर टाइम T यह हो गया B2। इसको याद रखना पड़ेगा दिमाग में। और ये है X, इसमें से घटेगा कितना, B नॉट माइनस एक्स घटाएंगे और इसमें से क्या घटेगा A नॉट माइनस एक्स, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सबका 1 है, इसीलिए एक करता है। तो कहता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और कितना डिसोसिएट हुआ, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन x और A नॉट का जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मोलर डिसोसिएट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड initial molar concentration of reactant called degree of dissociation. It is denoted by alpha। पता है हिंदी में अभिकर्मक के अपघटित मोलर सांद्रता तथा प्रारंभिक मोलर सांद्रता का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द रेशियो ऑफ डिसोसिएट molar concentration of reactant and initial molar concentration of reactant is called degree of dissociation।
यानी किसी अभिक्रिया के अपघटित, किसी अभिक्रिया के अभिकर्मक का अपघटित मोलर सांद्रता, किसी अभिक्रिया के अभिकर्मक का अपघटित मोलर सांद्रता तथा प्रारंभिक मोलर सांद्रता का अनुपात क्या कहलाता है? अपघटन की डिग्री कहलाता है और इसे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इसका हिंदी यह हो गया, यह होगा डिसोसिएट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, डिसोसिएट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बाई इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अपघटन की डिग्री क्या होगा? डिसोसिएट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की अपघटित मोलर सांद्रता, रिएक्टेंट की अपघटित मोलर सांद्रता तथा अभिकर्मक की प्रारंभिक मोलर सांद्रता का अनुपात क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। डिसोसिएट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अब उसको मैथमेटिकली अगर बात किया जाए, मैथमेटिकली हम इस पर बात करने लगे, ध्यान से देखिए अल्फा बराबर क्या होंगे, इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। यही अल्फा है, इसमें आ जाइए एग्जांपल पर हम बात करें। यहाँ के बाद इसके लिए अगर हम अल्फा की बात करते हैं, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, ई पर बात करते हैं, तो कितना मोलर इसका डिसोसिएट हुआ है? एक्स। इसका इनिशियल कितना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन? ए नॉट, यानी x अपॉन ए नॉट, या इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, बोलिए ए का हो गया। अगर हम v के सापेक्ष बात करने लगे, अगर यही x का मान आप निकाल चुके हैं kt, ध्यान दीजिए kt बाई f नॉट, ए नॉट याद कीजिए, यह होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लाइन चली गई, लाइट कट चुकी है, अब हमको वीडियो ही पर रुकना पड़ेगा।